हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा सेगमेंट चल रहा है पॉलिटी का, जिसमें हम जितने भी संविधान के आर्टिकल हैं उनके बारे में जो बात कर रहे हैं उसी का आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, माफ़ी चाहूँगा दूसरा वीडियो है मौलिक अधिकारों से। राइट, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से। देखिए, इससे पहले जो वीडियो पढ़े हैं तो कोशिश कीजिए पहले आप उनको देख लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप पहले वो सारे वीडियो देख लीजिए। ये जो हैं ये तभी आपको समझ में आएंगे जब आप मौलिक अधिकार के इनसे पहले के वीडियो देख चुके होंगे, तब जाकर के ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है मौलिक अधिकार का, ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि आर्टिकल क्या है। अब मैं बात जो आर्टिकल 19 है, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया था समय की कमी होने के कारण, तो मैं अभी इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखिए, आर्टिकल 19 है। सबसे पहले आप जान लीजिए ये कौन से भाग में आते हैं। देखिए, कुछ मोटे तौर पे जान लीजिए ये भाग किस में आते हैं, 3 में, और कहाँ से कहाँ तक हैं ये आपके 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक आपको इसमें मिलते हैं, इसमें जिसमें मूल अधिकार हमारे आते हैं, मौलिक अधिकार। सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब संविधान की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी कहा गया है। किसको? आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, रीढ़ की हड्डी कहा गया है संविधान की। अब इसमें आप ये समझिए कि 7 ऐसे तथ्य हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं मौलिक अधिकारों के अंदर, जो सबसे हम लोगों को स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। किसके अगेंस्ट मिलते हैं? स्टेट के अगेंस्ट हमें ये 7 मौलिक अधिकार मिलते हैं। आपको ये याद रखना है किसके अगेंस्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं ये 7 मौलिक अधिकार। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी क्या है आपकी? ये शायद रोशनी की वजह से शायद आपको लाइट पड़ रही है, इस वजह से ना समझ में आ रहा हो। ये आजादी आपका लिखा है, अभिव्यक्ति की आजादी। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि बोलने की आजादी। आप कहीं पर किसी भी सरकार के लिए कुछ बोल सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप किसी चीज़ के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं या आप अपनी भावनाएं प्रकट करना चाह रहे हैं तो आपको बोलना होगा। पहली चीज़ तो जब आपको बोलना होगा तो आप कुछ भी बोल सकते हैं भारत देश में। आप एक मर्यादित रह करके, ऐसा नहीं कि, हालांकि बोल तो कुछ भी सकते हैं लेकिन उसमें भी मर्यादा के अंदर आप रह करके बोलेंगे। यही आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसे बोलने की आज़ादी। अब देखिए, बोलने की आज़ादी किसे है? बोलने की आज़ादी सभी को है, लेकिन बोलने की आज़ादी मूल रूप से अगर देखा जाए तो मीडिया को है, बहुत ज़्यादा मीडिया को है। मीडिया की जो आज़ादी है वो इसी के अंतर्गत आ जाती है। जब मीडिया से कोई प्रश्न नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि, मतलब प्रश्न कर सकते हैं लेकिन कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि आपने कैसे बोला, तो मीडिया ये बोल सकती है कि देखिए, हम भारत देश के निवासी हैं और हम भारत देश के निवासी हैं, और तो हम बोलने की हमें आज़ादी है। आर्टिकल क्या कहता हूँ 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 के तहत जब उन्हें बोलने की आज़ादी है तो वो उसमें मीडिया की आज़ादी भी, बोलने की आज़ादी आ जाएगी। राइट, अब इसमें बोलने के साथ साथ क्या है, अगर हम बोल सकते हैं तो हम चुप भी रह सकते हैं। तो मौन रहने की, पुतला जलाने की, पुतला जलाने की एक ये भी है इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट कि पुतला जलाने की आज़ादी आपको मिलती है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट, अगर आपको कोई चीज़ सरकार से जाननी है कि ये चीज़ बनी है या ये पुल बना है, इसमें कितना खर्च आया, कोई वैकेंसी कब तक नहीं आ रही है, या किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप सरकार के जितने भी काम करा रही है या कोई योजना ऐसी चल रही है उस समय में, तो आप उन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई के थ्रू पूछ सकते हैं। एक पर्टिकुलर आप ये समझिए उसमें पेमेंट लगती है और आप आरटीआई अप्लाई करते हैं और उससे आप सरकार से मतलब पूछ सकते हैं उसमें कि ये चीज़ का हमें आप ब्यौरा दीजिए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार आपको बताएगी। राइट, तो ये है आरटीआई। ये आपका आर्टिकल 19 में के पहले में आ जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा,
सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 19 में है। सभा कर, आप चाहें तो आप कहीं पे सभा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो राजनेता या ऐसी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, सभाएं करती हैं। तो सभा करने की छूट किसके तहत मिलती है? आपको आर्टिकल 19 के तहत आपको सभा करने की छूट मिलती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप देखिए आपने सभा करी, राइट, तो आप एक संगठन बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। तो समिति किस आर्टिकल के थ्रू आप बनाते हैं? कौन आपको छूट देता है? आर्टिकल 19 आपको छूट देता है कि आप भारत में समिति बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो ये भी हो गया कि आर्टिकल 19 आपको संगठन बनाने की, समिति बनाने की छूट देता है। अब आ जाते हैं संचरण, घूमने की। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि आप एक स्टेट में हैं, आप दूसरे स्टेट में जाना चाहेंगे या भारत के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे, तो उसकी आज़ादी आपको कौन देता है? इसकी आज़ादी आपको देता है संचरण, घूमने की, आर्टिकल 19 के तहत। ये भी आप ये समझिए। लेकिन इसमें भी देखिए ऐसा नहीं है कि घूमने की स्वतंत्रता है तो आप कहीं पे भी घूम रहे हैं भारत देश में। कुछ ऐसी लिमिटेड जगह हैं, कुछ जगह हैं जैसे कैंट एरिया है, कैंट एरिया में आप ऐसे नहीं घूम सकते हैं। कैंट एरिया में मैं भी गया हूँ, ऐसा नहीं घूम सकते हैं। आपको पर्टिकुलर, आपको वहाँ का आईडी होना चाहिए। अगर आप किसी पद पे, आप किसी के साथ गए तो आपका आधार कार्ड देखा जाता है। तो हालांकि आप घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड जो क्षेत्र है आप वहाँ नहीं घूम सकते हैं कि कहीं पे भी। अब वहाँ पे आप अपनी स्वतंत्रता बताने लगेंगे तो सरकार फिर उसमें आपको रोकेगी, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है वो आपको रोकेगी, क्योंकि आप हर जगह नहीं घूम सकते हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हाँ बाकी आप जगहें घूम सकते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंतर्गत नहीं आती, राइट। बसने का अधिकार, आप कहीं पे पूरे देश में, भारत देश में कहीं पर भी बस सकते हैं, सिवाय अभी तक जम्मू कश्मीर के। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का भी वो मसला हल हो चुका है, तो अब आप जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, वहां पे भी घर बना सकते हैं, आप रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बसने की स्वतंत्रता आपको कहां मिलती है? आर्टिकल 19 में। किसमें है बसने की स्वतंत्रता? बसना मतलब रहना, आप कहीं रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना घर बना सकते हैं, कुछ भी, तो आप बस सकते हैं। बसने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 से मिलती है। संपत्ति का अधिकार, अब देखिए इन 7 पॉइंट्स में आपका सिर्फ ये एकमात्र अधिकार है, ये मात्र एक अधिकार है जो पहले आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन इसको उठा करके मोरारजी देसाई के समय में 44वें संविधान संशोधन में, देखिए आप इस चीज को याद रखिएगा कि कब हटाया। देखिए दो चीजें बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, एग्जाम में दो चीजें आपसे बहुत विशेष कर पूछी जाती हैं। ज्यादातर तो मैंने UPSSC और इसमें देखा है RO समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में कि आपसे ये बहुत जल्दी पूछ लेता है या कि 44वें किस संविधान संशोधन से हुआ है, और अगर संपत्ति का अधिकार आपसे छीना गया है तो किस संशोधन में पूछा गया, मतलब किस संशोधन के द्वारा आपसे हटा था और कहाँ गया। मतलब अगर ये जो संपत्ति का अधिकार है आपका हटा तो कहाँ पहुंचा, मतलब 300वें के का में चला गया, राइट। ए बोल सकते हैं या का बोल सकते हैं, ए या का में चला गया। और किनके समय में गया ना, मोरारजी देसाई के समय में, मोरारजी देसाई के समय में ये गया था, और 44वें संविधान संशोधन के। तो ये चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो पहले तो संपत्ति का अधिकार जो था वो आपका मौलिक अधिकारों में आता था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकारों में नहीं है। कब हटा था? 44वें संविधान संशोधन में, राइट। संपत्ति का अधिकार हटा करके 300 के काम में भेज दिया गया, यहां से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी तक ये मौलिक अधिकार था, अब इसको हटा करके यहां से क्या हो गया है, ये कानूनी अधिकार। क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है, राइट। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं व्यापार। तो व्यापार का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही रहता है। आप व्यापार कर सकते हैं भारत देश में कहीं पे भी, बस ऐसा कुछ व्यापार करने ना लगना कि सरकार आए और पुलिस वाले आए और डंडे चलाएं। अब आप कल को उठो और बंदूकें या बम बना के बेचने लगो, आप बोल दो कि अरे ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, तो सरकार मारेगी और जो पुलिस विभाग है वो तो आपको अच्छे से निपटेगा, राइट। तो व्यापार भी किस तरीके का? व्यापार भी आप ऐसा करिए जो गैर कानूनी ना हो, कानूनी तौर पे आप कोई भी व्यापार भारत में कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं।
तो आपका मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको रिकॉल करा देता हूं। कौन कौन से आपका है? पहला आपका अभिव्यक्ति का आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात बोलने की आज़ादी, आप बोल सकते हैं आराम से। दूसरा है मौन रहने, मतलब इसी में ही मौन रहने की, मीडिया, पुतला जलाने की, आरटीआई, ये सब आपका एक में आ जाता है। दूसरा है सभा करने की आज़ादी, आप सभा कर सकते हैं। तीसरा है संगठन बनाने की आज़ादी, समिति बना सकते हैं। तीसरा है संचरण, घूमने की आज़ादी, आप घूम सकते हैं पूरे भारत देश में कहीं पे भी। बसने की आज़ादी, ये भी आपका इसमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आ जाता है। छठा आपका हटा दिया गया है, पहले संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। व्यापार, आपका जो आप व्यापार है वो कर सकते हैं, यह भी आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो ये आपके 7 मौलिक अधिकारों में आते हैं आर्टिकल 19 में, ठीक है, राइट। तो ये आपके आर्टिकल 19 में इतने अधिकार हैं, ये आपको मिलते हैं। अब पहले 7 थे, अब 6 हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6। आपको ये याद रखना है, राइट। अब आप ये समझिए कि किन किन चीजों से, अब देखिए जब अधिकार दिए जाते हैं तो अधिकारों में कुछ ऐसा पॉइंट्स रखे जाते हैं जिससे सरकार के लिए बाधा उत्पन्न ना हो, या बाकी आम जनमानस के लिए भी, पब्लिक के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अधिकार बना दिए गए, अब आपके अधिकारों से अगर किसी को दिक्कत हो रही, आपके अधिकार जो मिले उससे दूसरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, राइट, तो वो चीजें भी रखी गई हैं कि बाधित ना हो, राइट, कि किसी का भी जो किसी को उनसे समस्या ना हो। अब देखिए आपको ये सारे अधिकार मिले, अब उसमें जो बाधाएं हैं वो भी मैं बता देता हूं। किसी की सुरक्षा का हनन ना हो। अब जैसे इसमें एक आपका पॉइंट है ना कि घूमने की, पॉइंट नंबर 4 जो है आपका घूमने की आज़ादी। तो आप घूमने की आज़ादी, आप पता लगा रात में किसी के घर चले गए, घुस गए डायरेक्ट, ऐसे नहीं ना गेट खटखटाए, बस घुस गए, और फिर आपने बोल दिया कि अरे मेरी तो घूमने की आज़ादी है। या आप कहीं ऐसी जगह चले गए जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो सुरक्षा बाधित हो रही है। क्या हो रही है? आप कैंट एरिया में चले गए, या आप ऐसी किसी जगह चले गए जहां आपको नहीं जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, या आपको इन शॉर्ट जाना नहीं चाहिए, तो वहां पे सुरक्षा बाधित हो रही है। तो आप क्या करेंगे? आपके प्रति उसमें आपके खिलाफ प्रकरण बनाया जा सकता है। आपके खिलाफ क्या किया जा सकता है? प्रकरण बनाया जाएगा, ये बनाया जा सकता है। अब आ जाता पब्लिक न्यूसेंस। आप देखिए समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं। अब उस समाज में आप कोई ऐसा काम ना करें जो समाज से हट के हो, गैर सामाजिक काम हो, ये होता है पब्लिक न्यूसेंस। आप अभद्रता कर रहे हैं रोड पे खड़े होकर के, राइट, तो आप अगर पब्लिक के बीच में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो करने योग्य नहीं है, वो पब्लिक न्यूसेंस में आता है। समाज के बीच में अभद्रता, तो वो आपका पब्लिक न्यूसेंस होता है। तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं कि आप गए कहीं पे और मान लीजिए आप गाना बजा रहे हैं, राइट, डीजे में आप गाना बजा रहे हैं और इतना बजा रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं उससे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सुनने में उनको तकलीफ हो रही है, या उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, बीपी किसी का बढ़ गया, या तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये पब्लिक न्यूसेंस। तो आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक ये सारी चीज़ें बाधित ना हो। कोर्ट की कार्यवाही में आप नहीं वो कर सकते हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है और आप चिल्ला करके आपने भीड़ इकट्ठा कर ली, क्योंकि अरे देखिए आपको स्वतंत्रता है संगठन बनाने की, आपने एक संगठन बना लिया और आप उन सभी संगठन के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ कोर्ट के बाहर चिल्ला रहे हैं, कोर्ट के अंदर चिल्ला रहे हैं, तो कोर्ट के जो कार्य है वो बाधित होगा। जो बाधित होगा तो ऐसे तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक पॉइंट ये भी रखा गया है कि आप जो है वो कोर्ट के काम को बाधित नहीं करेंगे, राइट। अब आ जाता है आपका चौथा टॉपिक, किसी की भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को समस्या हो रही है, किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, वो भी आप नहीं कर सकते। हाँ, विदेशी संबंध। अब एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आमिर खान किसी देश गए थे, तो वो क्या किए थे उस समय, हमारे देश की और उस देश की कुछ अनबन बहुत अधिक चल रही थी, जिसमें क्या हुआ था, आमिर खान गए थे तो आमिर खान के खिलाफ प्रकरण उसमें बनाया गया था। तो आप विदेशी, देखिए आपके चक्कर में कोई विदेशी संबंध खराब भी ना हो, राइट, तो आपको क्या करना है उसमें कि आप विदेशी संबंध किसी को ना खराब करें, तब तक तो आपके लिए मौलिक अधिकार हैं।
अदरवाइज आपके खिलाफ कोई भी जब आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो आपके खिलाफ वो कानूनी अधिकार हो जाते हैं। आपको स्टेट के अगेंस्ट जिन चीज़ों से छूट मिल रही है, अगर आप उससे अलग जाते हैं, चलिए ठीक है ये आप कर रहे हैं, लेकिन आप उतना लिमिटेड ही कीजिए। आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपका कोई विदेशी संबंध है उससे खराब हो रहा है। अब भारत में मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक आ गया या कोई राजदूत आ गया विदेशी, और आप उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो विदेशी संबंध खराब होंगे। वो जाएगा अपने देश में, कहेगा अरे यार हद है, मैं तो इंडिया गया था और मेरे खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, हमारे देश की ऐसे ऐसे कहा जा रहा था या गंदा शब्द कहा जा रहा था। तो ऐसे क्या होंगे, विदेशी संबंध खराब होंगे। तो विदेशी संबंध ना खराब हो, ये सारे पॉइंट्स जो आपको रखे गए हैं कि ये सारे एलिगेशंस हैं, ये आपको पॉइंट्स मतलब नहीं करने हैं, तब तक आपके ये सुरक्षित हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं करने हैं, तब तक ये आपके सुरक्षित हैं। ये आपको स्टेट के अगेंस्ट आपको छूट देता है बोलने की और सभा करने की, संगठन बनाने की, घूमने की, बसने की और व्यापार की। संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार 300 के काम में चला गया, ये कानूनी अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे भारत में है, तो ये जो भारत में जो संविधान में ये जो है मतलब ये मौलिक अधिकार हैं, उसी तरह से बिल ऑफ राइट है। कहाँ का? यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का बिल ऑफ राइट है। बिल ऑफ राइट जो है वो जैसे भारत का मौलिक अधिकार है, वैसे यूएसए का बिल ऑफ राइट है। बिल ऑफ राइट में भी इसके अंतर्गत कुछ ऐसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको सरकार के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले इसकी भूमिका थोड़ी सी समझ लेते हैं। शुरुआती समय में एक डेमोक्रेटिक देश होने के कारण लोगों ने बिल ऑफ राइट, अब समझिए, बिल ऑफ राइट की मांग की। शुरुआती समय में डेमोक्रेटिक, मैं आपको वर्ड समझा दूं, डेमोक्रेटिक क्या होता है। देखिए डेमोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक, दूसरा होता है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेसी जो है वो नौकरशाही है, ठीक है। जिस देश को ऐसे लोग चला रहे हों जो नौकरशाह हों, अर्थात जैसे आप ये समझ लिए, भारत मान लीजिए, भारत में नेता काम ना करके भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर और ये बाकी के जो नीचे पद के लोग हैं, ये अगर देश को चला रहे हों, इनके हाथ में सत्ता हो, इनके हाथ में पावर हो देश को चलाने की, तो वो हो जाता है आपका ब्यूरोक्रेटिक। लेकिन डेमोक्रेटिक क्या होता है? जहां पर सरकार चला रही हो देश को, राइट, जहां पर सरकार का दबाव हो या सरकार के पास पूरी पावर हो देश को चलाने की, ऐसे देश को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। देखिए मैं जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझाता चलूं ताकि आपको चीजें आसान हो समझने में। तो डेमोक्रेटिक, तो लोगों के बिल ऑफ राइट की मांग करें। अब क्योंकि डेमोक्रेटिक देश था, तो जब चुनाव होते हैं तब जाकर के नेता चुने जाते, तो नेताओं को भी रहता है ना कि पब्लिक के हिसाब से थोड़ा सा चले। तो अधिकारों का विधेयक, जो इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट को, इसको क्या बोलते हैं? अधिकारों का विधेयक। अधिकारों का एक ऐसा पत्र जिसके अंतर्गत जो देश के नागरिकों की एक ऐसे नियम बनाए जाए जिसमें देश के नागरिकों को छूट मिले। जैसे भारत में है ना कि आप सभा कर सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, संगठन बना सकते हैं, बसने की आज़ादी है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही यूएसए में भी एक ऐसा पत्र बनाया गया, बिल ऑफ राइट जिसका नाम था, राइट, बिल ऑफ राइट का नाम से यूएसए में एक बिल पत्र बनाया गया जिसके अंतर्गत वहां के लोगों को छूट मिली। इंग्लैंड की संसद ने इसे पारित किया। किसने पारित किया? इंग्लैंड की संसद ने। इंग्लैंड की संसद द्वारा इसे पारित किया गया। और पारित कब किया गया? डेट आप याद रखेंगे, 16 दिसंबर 1689। 16 दिसंबर 1689 इस दिन इस बिल को पास किया गया। अब समझ सकते हैं आप कि जो इसकी भूमिका में है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया हो। तो बेसिकली ये एक ऐसा देश था डेमोक्रेटिक, उस समय में डेमोक्रेटिक देश था और उस समय की मांग के हिसाब से इस बिल को लाया गया था। हाँ, तो उस समय की मांग के हिसाब से इसे एक और भी वर्ड यूज किया जाता है, इसे प्राकृतिक कहा जाता है, नेचुरल, राइट, नेचुरल, प्राकृतिक अधिकार।
नेचुरल राइट्स के भी इसे संबोधित किया जाता है। एक प्राकृतिक अधिकार है। देखिए, अगर आप लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, वो कुछ सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, या सरकार की कमियों को ना बताए, या सरकार से होने वाली अच्छाई को ना बताए, या कहीं घूम नहीं सकता है, हर चीज़ के लिए अगर कानूनी अधिकार हो जाएगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। देश में भी, किसी भी देश के लिए हो सकता है, तो उस देश में अराजकता फैल जाएगी कि ना तो यहाँ खाने की सुविधा है, ना तो रहने की सुविधा है, ना ही घूमने की सुविधा है, ना ही बोलने की सुविधा है, ना ही आप व्यापार कर सकते हो। तो ऐसे देश में अराजकता हो जाती। तो इस वजह से इस तरीके के बिल लाए गए। अब आरंभ इसका समझ लीजिए, ये विधेयक है। देखिए, आरंभ है, देखिए भूमिका आप समझ गए होंगे। अब इसका थोड़ी सी शुरुआत समझ लेते हैं। यह विधेयक राजा विलियम, कौन है आपके? राजा विलियम और रानी मैरी द्वितीय, रानी जो थी मैरी द्वितीय, राजा विलियम, रानी मैरी द्वितीय के समक्ष फरवरी 1689 को पेश किया गया। कब पेश किया गया था? फरवरी 1689 को पेश किया गया था और 16 दिसंबर 1689 को पारित हो गया था। फरवरी में इसको पेश किया गया था, दिसंबर में पारित हो गया था। राइट। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट, आप ये समझिए, अधिकारों के घोषणा पत्र, ये समझिए, ऐसा एक पत्र, मैंने पहले भी बताया ना कि अधिकारों का घोषणा पत्र एक ऐसा पत्र जिसके अंतर्गत उस देश के नागरिकों के जो अधिकार है, जैसे मौलिक अधिकार भारत देश में, वैसे उस देश के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका एक घोषणा पत्र बना, जिसके अंतर्गत उन लोगों को जो छूट में जो अधिकार थे वो उसमें बताए गए। ये जो पूरा भूमिका, ये जो भी मसला है आपका, ये बिल ऑफ राइट का, ये इंग्लैंड की क्रांति के बाद का है, इंग्लैंड की क्रांति के बाद का है। राइट। अब इसी के जैसा आप देखें, मैंने मौलिक अधिकार भारत देश का बता दिया, अब इसी से रिलेटेड मैं सारे बता रहा हूं। जैसे मौलिक अधिकार है तो वैसे यूएसए का आपका बिल ऑफ राइट है, और वैसे ही मैग्ना कार्टा है। अब मैग्ना कार्टा कहाँ का है आपका? यूके का। यूके, उत्तराखंड मत समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम, यूके। राइट। तो ऐसे ही यूके का है, संविधान से लिया गया। यूके के संविधान से क्या किया गया है? मैग्ना कार्टा को लिया गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको, जैसे भारत का है मौलिक अधिकार, वैसे ही आपका बिल ऑफ राइट यूएसए का, और यूके है मैग्ना कार्टा का। मैग्ना कार्टा का जो मैग्ना कार्टा अधिकार है वो यूके का है। राइट। अब यह अधिकारों का सबसे प्रचलित घोषणा पत्र है। यह सबसे प्रचलित मतलब जितने भी हैं अभी तक, इसको ले लिया, मौलिक अधिकार को ले लिया, बिल ऑफ राइट को ले लिया, इन सब में से सबसे प्रचलित जो है, या उस समय में जो सबसे प्रचलित है अधिकार, वो आपका जो घोषणा पत्र है वो कौन सा है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा उस समय का सबसे प्रचलित घोषणा पत्र है। इसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। सामंतों के, अब एक वर्ड शायद आपको ना समझ आ रहा हो, सामंतों के दबाव में मैं बताता हूं। ठीक है, तो आप ये समझिए, इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा, किसके द्वारा? इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव के कारण जारी किया। अब समझिए सामंत क्या होते हैं। देखिए, सामंत कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देखिए, एक ऐसा आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, पहले सबसे ऊपर जो होगा राजा होगा, फिर जनता होगी, और जनता में भी कई कैटेगरी होंगी कि जो बड़े पद के होंगे, फिर उससे छोटे पद के, फिर उससे निम्न पद के, फिर सबसे छोटे पद के। तो आप ये समझिए, सामंत भी ऐसे ही थे कि किंग वहां पे होते थे, राजा था, और राजा के अंतर्गत कई सारे जो प्रजा थी, और उसमें भी कई सारी कैटेगरी थी, उन्हीं को हम सामंत कहते हैं। ठीक है, तो सामंतों के दबाव के कारण क्या हुआ? ये बिल मैग्ना कार्टा पेश किया गया। यह लिखित पत्र था। राइट। यह लिखित पत्र था। यह किस भाषा में लिखा था? लैटिन भाषा में। राइट। यह लैटिन भाषा में लिखा था। कौन? मैग्ना कार्टा लैटिन भाषा में लिखा हुआ था। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इसमें छूट किस तरीके से मिली थी आप ये समझिए। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कानूनी अधिकार है, मैं आपको बताऊं, माफी चाहूंगा, मौलिक अधिकार है लेकिन कानून के अंतर्गत आता है। आप समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसे है कि आप किसी व्यक्ति को अगर आप हिरासत में लेते हैं, पुलिस वाले हैं
किसी व्यक्ति को इन्होंने हिरासत में लिया, पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या किया कि कोर्ट में पेश करना होता है, राइट। अब आपको जो कोर्ट में पेश करना है तो ये क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, या आपको करना पड़ेगा, कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि आपको सरकार को कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कीजिए कि दिखाइए। कानूनी अधिकारों में भी कई सारे हमारे ऐसे अधिकार होते हैं, जैसे एक होता है कि महिला को अगर कोई है तो महिला कांस्टेबल ही ले जाएगी, महिला कांस्टेबल ही उसे गिरफ्तार करेगी। वैसे इसमें भी है कि अगर कोई व्यक्ति है गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आपको कोर्ट में दिखाना होगा। कोर्ट में क्या करना होगा, दिखाना होगा कि हाँ ये इस व्यक्ति को मैंने हिरासत में लिया है और इसके ऊपर ये चार्जेस लगे वगैरह वगैरह। रात में आप किसी को 8 बजे के बाद आप किसी को हिरासत में नहीं ले सकते हैं, महिला। और इसमें एक और नियम भी है, अगर कोई महिला है, राइट, और उसका जो पति है वो अगर कोई क्राइम करके आया है और क्राइम करने के बाद वो घर पे आ गया है, तो इसके लिए उस महिला को हिरासत में नहीं लिया जाएगा कि तुमने बताया क्यों नहीं। बाकी जगहों पे नियम लागू नहीं होता, लेकिन किसी महिला को इस चीज़ के लिए हिरासत में नहीं लिया जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, पुरुष के लिए भी हो सकता है कि अगर कोई महिला कोई ऐसा कांड किए हो और इसके बाद किसी पुरुष अपने पति के पास चली जाए तो उसको भी हिरासत में नहीं लिया जाएगा, राइट। अब ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ गए आपकी, जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्ड से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा, प्रत्यक्ष करना और बंदी को प्रत्यक्ष करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, राइट। अब इसी में आ जाते हैं मानवाधिकार। अब मानवाधिकार, अब देखिए मानवाधिकार क्या है, आपके कुछ ऐसे एक संस्थान हैं जो आप लोगों के लिए, मतलब मानवों के लिए एक सुरक्षा प्रदान करती है कि उनके साथ बर्बरता ना की जाए, किसी भी तरीके से उनके जो हक हैं उन्हें मिले। अभी हाल में बिहार में एक केस हुआ है जिसके अंतर्गत क्या हुआ है कि शराब बनाई जाती है, तो गांव के अंदर कुछ लोगों ने शराब बनाई और उसमें लोगों ने क्या किया, वितरण कर दिया, तो वो पीने के कारण कई सारी लोगों की मौत हो गई। जो गांव में कच्ची शराब वगैरह ऐसा बनता है ना, तो उसके कारण लोगों की डेथ हुई। अब मृत्यु के कारण क्या हुआ कि उसमें इस विभाग ने, आप ये समझिए जो मानवाधिकार संगठन है उसने क्या किया है कि पुलिस से जांच करी कि आप लोग कर क्या रहे थे। भाई इतने लोगों की एक साथ डेथ हुई है, लगभग 20 से 25 लोगों की, तो इसमें ऐसे केसों में मानवाधिकार आता है। और भी तरीके हैं, और भी कई सारे केसेस हैं, जैसे आप पुलिस आपके साथ अगर बर्बरता कर रही है या कोई और व्यक्ति बर्बरता कर रहा है तो उसमें मानवाधिकार हस्तक्षेप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। तो मानवाधिकार के बारे में जानते हैं। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, यूएन में है। कहाँ है, यूनाइटेड नेशन में है, ठीक है। इसका जो गठन हुआ है वो 10 दिसंबर 1948 को हुआ है, और जो मतलब शुरुआत हुई थी कि इस संगठन को बनाना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी तो उसका आरंभ हुआ था 10 दिसंबर 1948 को, और इसको जो बना दिया गया, मतलब अंतिम मोहर जो लगी है वो 4 दिसंबर 1950 को इसकी अंतिम मोहर लगी कि हाँ ये संगठन बन गया, और इसको सरकार को मतलब सरकार की इसको मोहर मिल गई। अब औपचारिक घोषणा, इसकी औपचारिक जो घोषणा हुई थी वो इस डेट में हुई थी आपका 4 दिसंबर 1950 को इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी। संसद के थ्रू पब्लिक को बताया गया था कि हाँ मानवाधिकार संगठन है। अब इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें पहले 47 सदस्य थे, मतलब 47 देशों के सदस्य थे। अभी हाल में 53 जो देश हैं वो उनके सदस्य हैं, ठीक है। तो पहले कितने सदस्य थे, 47 देशों के सदस्य थे, अभी 53 सदस्य हैं। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई विचार हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मैं आपसे कहूँगा कि वीडियोस देखते रहिए, आई बटन में आपको इससे पहले के वीडियो मिल जाएंगे, और नोट्स बनाया करिए जितना हो सके। आप अपने हाथ से जब हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे ना तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। दूसरा ये है कि
पेपर के समय में जो शॉर्ट नोट तैयार होते हैं तो उससे रिकॉइल जल्दी होता है, छोटी छोटी चीज़ों से पूरा आपको चैप्टर रिकॉइल हो जाता है, तो आप चैप्टर आराम से रिकॉइल कर सकते हो उसमें। ठीक है, धन्यवाद।